गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्लस टू क्लास की फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है, लॉकडाउन के कारण स्कूल नहीं चल पा रहे हैं, स्कूल नहीं लग पा रहे हैं, तो इस वजह से आपके जो पढ़ाई है उसमें बाधा आने पड़े। इस वजह से सर ने डिसाइड किया है कि आपको डिजिटल माध्यम से आपकी पढ़ाई जो है वो जारी रखी जा सके। तो बेटा हमारी फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स से मिलके बना है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है बेटा चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स यानी कि चार्ज और रेस्ट से मिलके बना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्या मतलब हुआ? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब हुआ स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम चार्ज की स्टडी करते हैं जब वो रेस्ट में है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज ए ब्रांच physics deals with study of charge at rest। मतलब चार्ज को स्टडी करना है जब वो किसमें हो? रेस्ट में हो। ये हो गई हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये जो यूनिट है हमारी और उसके बाद वाली यूनिट, वैसे जो हमारी जो फर्स्ट 4 यूनिट है इनका जो मेन कॉन्सेप्ट है बेटा वो किसके ऊपर बेस रहेगा? वो चार्ज के ऊपर ही बेस रहेगा। ये समझ लो हमारी 5 यूनिट केवल और केवल चार्ज पे बेस है। तो अब हम ये समझ लेते हैं कि चार्ज क्या होता है। आखिर चार्ज क्या होता है? तो चार्ज क्या है? चार्ज एक प्रॉपर्टी है, किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। अगर ये प्रॉपर्टी किसी मटेरियल को मिल जाए तो वो क्या करेगा? वो दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाना शुरू कर देगा। क्या समझे? चार्ज किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिसको पाकर ये दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगाना शुरू कर देगा? फोर्स। तो क्या लिखेंगे? चार्ज इज प्रॉपर्टी of a body by gaining it body exert force on other charged body। किसी भी बॉडी के या किसी भी मटेरियल लिख सकते हैं, या मटेरियल भी बेटर वर्ड रहेगा। किसी मटेरियल की चार्ज क्या है? एक प्रॉपर्टी है। अगर ये प्रॉपर्टी किसी मटेरियल को मिल जाए तो वो क्या करेगा? वो दूसरे चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर या दूसरी चार्ज बॉडी के ऊपर फोर्स लगाना शुरू कर देगा। अब चार्ज देखते हैं, चार्ज आया कहां से? चार्ज बनेगा कैसे? कॉज ऑफ चार्ज। चार्ज के कारण क्या? चार्ज कहां से निकल गया? चार्ज कैसे निकल गया? तो बेटा +1 में आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है एटम। एटम के बारे में पढ़ा होगा। एटम के अंदर बेटा आपने पढ़ा था न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर सारे के सारे प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। तो किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। और हम यहां तक पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब देखो बेटा जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, यानी कि जितने नेगेटिव चार्ज उतने ही पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिकली एक एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है। एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है। अब बाय चांस आपने पढ़ा है कि अगर इस इलेक्ट्रॉन को कहीं से एनर्जी सप्लाई कर दी जाए, क्या एनर्जी अगर दे दी जाए तो उस एनर्जी को लेके ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या कर जाता है? चला जाता है, निकल जाता है।
अब जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इस बॉडी के ऊपर क्या एक्स्ट्रा बच जाएगा, इस बॉडी के ऊपर एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा बच जाएगा। क्या बच जाएगा, एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा बच जाएगा। इसका मतलब इस बॉडी के ऊपर क्या चीज ज्यादा हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगी, यानी कि इसके ऊपर ये पूरी की पूरी बॉडी कैसी चार्ज हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। अब ये इलेक्ट्रॉन मान लिया कि एक दूसरी बॉडी है, ये दूसरा एटम है मान लेते हैं, इसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसके पास पहले से जितने प्रोटॉन थे उतने इलेक्ट्रॉन थे, तो ये भी खुद क्या था, पहले इस इंसिडेंट से पहले ये क्या था, न्यूट्रल था। अब इसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसके ऊपर कौन सी चीज ज्यादा होगी, किसकी अमाउंट ज्यादा हो गई, इलेक्ट्रॉन की अमाउंट ज्यादा हो गई। तो इसके ऊपर नेट चार्ज क्या हो जाएगा, नेट जो अमाउंट है वो किसकी ज्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की, इसलिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो बेटा इस चीज से आपको समझ में क्या आता है, इसको समझने से आपको यह आता है कि कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दी जाए तो एटम से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे एटम में चला जाता है, दूसरी बॉडी में चला जाता है, और इलेक्ट्रॉन जिस बॉडी से निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन जिस बॉडी से निकलेगा उस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जिसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो चार्ज किसके कारण होता है बेटा, कॉज ऑफ चार्जिंग क्या है, इट इज ड्यू टू एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर ऐसे लिख सकते हैं चार्ज इज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से क्या होता है, चार्ज प्रोड्यूस होता है, चार्ज जनरेट होता है। अब जैसा कि आपने यहां भी देखा, चार्ज कितने टाइप का होता है बेटा, चार्ज दो टाइप का होता है। कौन कौन से टाइप का होता है, चार्ज दो टाइप का, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। कितने टाइप का चार्ज होता है, चार्ज के टाइप, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज अभी आपने देखा कि जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगी उसके ऊपर कौन से चार्ज आएंगे, पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी, एक्सेप्ट करेगी, उसके ऊपर कौन से चार्ज आएंगे, नेगेटिव। तो बेटा अब ये चार्ज दो टाइप के हो गए। अब ये पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना होता है कि जैसे कि आपने मैग्नेट के बारे में पढ़ा है, लाइक पोल होते हैं मैग्नेट के, वो हमेशा ही क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक पोल होते हैं वो हमेशा ही अट्रैक्ट करते हैं। वैसे बेटा चार्ज के साथ है, अगर अनलाइक चार्ज हम देख लें, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव या फिर पॉजिटिव नेगेटिव, कौन से, अनलाइक चार्जेस हमेशा क्या करेंगे बेटा, अट्रैक्ट करेंगे, और लाइक चार्जेस पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, लाइक चार्जेस हमेशा ही क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो नोट करो, अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। हाँ तो बेटा अभी तक आपने क्या देखा, चार्ज किसके कारण होता है, ड्यू टू एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण होता है। चार्ज के दो टाइप, पॉजिटिव और नेगेटिव। लाइक चार्जेस हमेशा क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्ज हमेशा क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं बेटा चार्ज की यूनिट क्या होती है। चार्ज की एसआई यूनिट क्या है बेटा, एसआई यूनिट है चार्ज की कूलाम। कूलाम को सी से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, और चार्ज को भी, चार्ज अगर हमें लिखना हो तो किससे डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं, जैसे कि क्यू इज इक्वल टू 5 कूलाम। तो चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्यू से, और इसकी यूनिट क्या है, कूलाम। अब एसआई यूनिट कूलाम है, और सीजीएस यूनिट बेटा, सीजीएस यूनिट स्टेट कूलाम है, ठीक है। और एक कूलाम में 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होते हैं बेटा, ठीक है। और चार्ज की लार्जेस्ट यूनिट अगर आपसे कोई पूछे तो लार्जेस्ट यूनिट चार्ज की है बेटा फैराडे। 1 फैराडे होता है बेटा 96,500 कूलाम। ये बातें आप नोट करेंगे। चार्ज की यूनिट क्या है, एसआई यूनिट पूछे तो कूलाम, और सीजीएस यूनिट क्या है, स्टेट कूलाम। एक कूलाम 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम के बराबर होता है।
और एक फैराडे, लार्जेस्ट यूनिट जो है चार्ज की वो क्या है, फैराडे। फैराडे किसके बराबर, 96,500 कूलाम के बराबर होता है। और चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला हम देख लेते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला बेटा इससे पहले हमें ये समझना होगा कि चार्ज एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। चार्ज क्या है, एक डिराइव्ड क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो हमें फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में इसको बनाना पड़ेगा। तो 10th क्लास में हमने पढ़ा था I = Q/T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अब करंट और टाइम दोनों हमारे पास क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो अब यहां से बेटा Q किसके हो जाएगा, I/T। और I का डायमेंशन फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, A, और टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला बेटा T। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा चार्ज का, AT। अब बेटा दोबारा से पिछले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। हमने क्या देखा था कि एटम के अंदर प्रोटॉन सारे के सारे न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसको रिवॉल्व करते हैं। और ये जो न्यूक्लियस होता है, इसको 12th में आगे जाके हम न्यूक्लियाई बोलेंगे। इसके अंदर दो चीज होती हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज, प्रोटॉन पे कितना चार्ज और न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज। तो बेटा इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसको E से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा उसको किससे डिनोट करेंगे, E से डिनोट करेंगे। इसकी वैल्यू होती है बेटा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 × 10⁻19 कूलाम चार्ज होता है। और प्रोटॉन पे अगर देखें चार्ज, तो प्रोटॉन पे चार्ज होता है बेटा 1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो आप बोलोगे कि ये दोनों तो सेम ही हो गए, क्या डिफरेंस हुआ, बेटा डिफरेंस वही साइन का है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो कौन सा होता है, नेगेटिव, और प्रोटॉन पे वही चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। अब जो लास्ट चीज रहती है हमारे पास वो क्या है, न्यूट्रॉन। तो बेटा ध्यान रखना, न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, 0। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। हाँ, तो बेटा अब हम देखते हैं जो इलेक्ट्रिक चार्ज हम पढ़ रहे हैं उस चार्ज की प्रॉपर्टी। आपको ये समझ लेना है कि हमारी, जैसा कि मैंने पहले बताया, दोबारा से मैं बता रहा हूँ कि हमारी जो 5 यूनिट हैं वो पूरी की पूरी जो है चार्ज के ही इर्द गिर्द घूमेंगी। हमारी जो +2 क्लास है उसके अंदर फिजिक्स का अब हम डिस्कस करते हैं चार्ज की प्रॉपर्टीज, कि चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी हैं, चार्ज की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो प्रॉपर्टी बेटा चार्ज की फर्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिविटी। एडिटिविटी देखो नाम से ही पता चल रहा है, एडिटिविटी, एड मतलब एडिशन। तो एडिटिविटी हमें क्या बताती है, अगर हमारे पास एक से ज्यादा चार्जेस हों, फॉर एग्जांपल मान लिया Q1, Q2, Q3 और Q4, इस तरह से हमारे पास मान लिया एक से ज्यादा चार्जेस हैं, तो हमें जब टोटल चार्ज निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, सबको सिंपली ऐड कर देंगे। एडिटिविटी नाम से पता चल रहा है बेटा, अगर एक से ज्यादा चार्ज हो तो सबको क्या कर दो, जोड़ दो। तो क्या करेंगे, इफ देयर इज नंबर ऑफ चार्जेस then total charge will be simple algebraic sum of all charges। अब जैसे बेटा पूछ ले कि हमारे पास एक -3 कूलाम चार्ज है, एक 4 कूलाम चार्ज है, एक 2 कूलाम चार्ज है, एक -1 कूलाम चार्ज है, अब बताओ टोटल चार्ज कितना है। तो बेटा Q क्या बताता है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। सबको जोड़ दो, उसके प्रॉपर साइन के साथ जोड़ दो। जैसे कि फर्स्ट हो गया -3 + 4 + 2 + -1, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, -3 + 4 + 2 - 1, कितना हो जाएगा, 2 कूलाम।
तो नेट चार्ज कितना आ जाएगा बेटा 2 कूलम। ये था हमारा एडिटिविटी ऑफ चार्ज। इसके बाद बेटा जो सेकंड और इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टी हमारी चार्ज की वो क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बेटा बहुत सारे बच्चों को बार बार कंफ्यूजन होता है जब बुक से आप पढ़ते हो। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बेटा जैसे कि मैंने बताया इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में आपको याद रखना है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज सबसे पहले किसने एक्सपेरिमेंटली डिमोन्स्ट्रेट किया, किसने एक्सपेरिमेंटली बताया कि क्वांटाइजेशन चार्ज नाम की भी एक प्रॉपर्टी होती है। तो इसके बारे में बेटा मिल्टन एक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1912 में बताया था। 1912 में सबसे पहले मिल्टन ने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में बताया था। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है? तो क्वांटाइजेशन बेटा क्वांटाइजेशन जिस भी क्वांटिटी के साथ लग जाए वहां हमारा मतलब होता है कॉन्टिन्यूटी से। मतलब ये है कि क्वांटाइज अगर कोई चीज है तो वो इंटीग्रल मल्टीपल होगी बेसिक यूनिट के। जैसे कि चार्ज की बेसिक यूनिट का क्या है, चार्ज जो किसकी फॉर्म में यहाँ से वहां जाता है इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में। तो चार्ज की बेसिक यूनिट जो चार्ज को ट्रांसफर करवाती है वो क्या है इलेक्ट्रॉन। तो क्वांटाइजेशन का मतलब ये है कि जो फ्री चार्ज होगा यानी कि क्यू जो हम लिखते हैं क्यू वो किसके बराबर होगा, वो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा। एन यहाँ पे क्या है इंटीजर। मतलब जो फ्री चार्ज है वो केवल और केवल बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज या चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल के ही बराबर होगा। तो क्वांटाइजेशन लिखते हैं और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये था हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब इसकी प्रॉपर्टी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि इज 1 कूलम चार्ज पॉसिबल, क्या 1 कूलम चार्ज पॉसिबल है, इज 8 कूलम चार्ज पॉसिबल। तो मान लिया कि हमारा क्वेश्चन है इज 8 कूलम चार्ज पॉसिबल। तो इस क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे, जैसे कि क्यू की वैल्यू इसने दे रखी है 8 कूलम। तो क्यू यानी कि चार्ज कितना ये कह रहा है 8 कूलम इज इक्वल टू n और E की वैल्यू बेटा नॉन होती है। E की वैल्यू किसके बराबर होती है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। अब यहां से देखो अगर 8 अपॉन 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 अगर करें और ये इंटीजर नंबर आए, n का मतलब क्या है इंटीजर। अगर इसको डिवाइड करने के बाद इंटीजर हमारे पास आता है तो ये 8 कूलम चार्ज क्या है पॉसिबल है, नहीं तो 8 कूलम चार्ज पॉसिबल नहीं है। और जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, इससे जो भी इसको सोल्व करेंगे हम तो ये इंटीजर ही आएगा। तो इसका मतलब ये क्या है एक 8 कूलम चार्ज पॉसिबल है। अब इसके बाद क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन 1 कूलम चार्ज। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे बेटा, इसी से देखेंगे क्यू की जगह यानी कि चार्ज की जगह कितना दे रखा है 1 कूलम, तो क्यू की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे 1 इज इक्वल टू हाउ मेनी यानी कि n की वैल्यू इसने पूछ रखी है। और इलेक्ट्रॉन का हमें पता है E की वैल्यू कितनी होती है, ये वैल्यू नॉन है बेटा हर एक न्यूमेरिकल में, ये वैल्यू क्या है नॉन, कितनी है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। अब इस 1.6 को इस साइड ले आएंगे 1/1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा बेटा 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18 यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन एक कूलम में हमारे पास होते हैं। ये कैलकुलेशन आप अच्छे से और कर लीजिएगा तो और अच्छे से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो तरीका यही है बेटा, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं।
तो समझ में आया कि इस तरह से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 नंबर में 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बेटा ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था कि एक्सपेरिमेंटली क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को किसने डिमॉन्स्ट्रेट किया गया, किसने डिमॉन्स्ट्रेट किया। अब इसके ऊपर इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक बॉडी से 5 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो उसके ऊपर चार्ज बताओ। तो सबसे पहले बेटा बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल गए, बॉडी के ऊपर चार्ज पूछा है। तो बॉडी से जिससे अभी बताया था जिससे इलेक्ट्रॉन निकल के जाते हैं उसके ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और कितने इलेक्ट्रॉन गए, 5 इलेक्ट्रॉन गए। तो कितने यानी कि n की वैल्यू कितनी दे दी है, 5। तो चार्ज क्या हो जाएगा, Ne। n मतलब कितना दे रखा है, 5। सोल्व करते हैं, n कितना है 5 मल्टीप्लाई E 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 और सोल्व करके कितना आ गया बेटा 8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है क्वेश्चन अपने करेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारी वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन से आप बेटा भली भांति वाकिफ हो। कंजर्वेशन जिस भी चीज के आगे लगता है हम उसके साथ एक ही बात बोलते हैं, दिस थिंग नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो वही बात है, कंजर्वेशन का मतलब जो टोटल चार्ज है हमारे यूनिवर्स का वो कंजर्व रहता है हमेशा। मतलब ना तो हम चार्ज को बना सकते हैं ना हम चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि हम चार्ज को बना नहीं सकते और साथ में हम कह रहे हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन गए और इसके ऊपर प्लस मान लिया कि पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इससे चले गए और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अभी हम कह रहे हैं कि हम चार्ज को बना नहीं सकते और अभी हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन गया और पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये तो बन गया चार्ज। तो बेटा इसके साथ एक लाइन और है, इट कैन बी जनरेटेड इनटू पेयर्स ऑफ इक्वल नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। तो जितना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही दूसरी बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और टोटल चार्ज क्या हो जाएगा बेटा, उतना ही पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, नेट चार्ज क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब क्या है, चार्ज कंजर्व रहता है हमेशा, चार्ज पेयर में जनरेट होता है और जो टोटल चार्ज है वो हमेशा ही कंजर्व रहेगा। चार्ज को ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते ना हम क्रिएट कर सकते। इसके साथ ही हम ये भी देखेंगे जो लास्ट प्रॉपर्टी चार्ज की, कि चार्ज जो है इनवेरिएंस है। इनवेरिएंस आपने वेरी नाम का एक वर्ड सुना होगा, वरी। वरी का मतलब होता है बढ़ना या घटना, मतलब चेंज होना। तो इनवेरिएंस का मतलब चार्ज जो है इनवेरिएंस है। चार्ज जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मान लिया कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है, अगर वो मूव कर रहा है तो किसी भी स्पीड से मूव करे, चार्ज उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। चार्ज वेलोसिटी के साथ साथ चेंज नहीं होता। तो ये आप नोट कर लेंगे, चार्ज इज इनवेरिएंस, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं बेटा मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मतलब किसी भी बॉडी को चार्ज करने के या किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज जनरेट करने के कौन कौन से मेथड हैं। तो हमारे पास नॉर्मली 3 मेथड हैं बेटा, जिसमें से 2 तो कॉन्टैक्ट मेथड है, कॉन्टैक्ट वाले हैं, और एक कॉन्टैक्ट जिसमें नहीं होगा एक्चुअल कॉन्टैक्ट, विदाउट एक्चुअल कॉन्टैक्ट। तो इसके अंदर बेटा जो फर्स्ट है हमारा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। सेकंड है हमारा चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। और थर्ड और लास्ट है हमारा चार्जिंग बाय ये आपको समझ लेने हैं अच्छे से, बिल्कुल आसान टॉपिक है। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, देखो नाम से पता चल रहा है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब जब हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी को, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को रब करेंगे, तो रब करने से क्या होता है बेटा, फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन से एनर्जी निकलती है और वही एनर्जी को एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, अब्जॉर्ब करेंगे और उस बॉडी को छोड़ के दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएंगे। अब मान लिया कि ये एक बॉडी है, अगर इसको इस बॉडी से हम रब करेंगे, तो रब जब हम करेंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी और ये इलेक्ट्रॉन इस बॉडी में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज या फिर नेगेटिवली चार्ज, और ये अगर पॉजिटिव तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो फ्रिक्शन का मतलब
जब वो किसी दो ऑब्जेक्ट, किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट को रब किया जाता है, इनके रेफरेंस में लिख नहीं रहा बेटा, इनको आप समझ लीजिएगा। जब दो बॉडीज को रब किया जाता है, दो ऑब्जेक्ट को रब किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन एक बॉडी के दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं और दोनों के ऊपर अपोजिट और इक्वल चार्ज जनरेट हो जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर बेटा, जैसा कि पीडीएफ में दिया गया है, मैंने जो नोट्स भेजे आपको, उसके अंदर दिया गया है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज है। उसके अंदर लिखा हुआ है कि कौन से ऑब्जेक्ट को, जैसे कि स्केल को ह्यूमन बॉडी से यानी कि बालों से जब रब करते हैं तो कौन से पे पॉजिटिव कौन से पे नेगेटिव आएगा, या फिर सिल्क क्लॉथ से एबोनाइट रोड को रब करते हैं तो किसके ऊपर पॉजिटिव किसके ऊपर नेगेटिव आएगा। ये पूरी की पूरी जो लिस्ट है ये आपको भेज चुका हूं मैं। उस सीरीज में, उस लिस्ट में जो पहले आएगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और जो बाद में आएगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, उसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद अगर समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिएगा। इसके बाद है चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब आप अच्छे से जानते हैं, कंडक्शन का मतलब कंडक्ट करना। अगर कोई एक अनचार्ज बॉडी है, अनचार्ज बॉडी है और उसके पास अगर कोई चार्ज बॉडी लेके आए, किसी अनचार्ज बॉडी के पास चार्ज बॉडी लेके आए और इसको टच करें, क्या करें बेटा, डायरेक्ट कांटेक्ट हो, इसको अगर ये बॉडी टच करे तो इसको बोलते हैं कंडक्शन। इस मेथड में बेटा जैसा चार्ज इसके ऊपर था, इसके ऊपर कौन सा था, पॉजिटिव, तो इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इस प्रोसेस के अंदर जो ध्यान रखने वाली बात यह है, इसके ऊपर पूछा यही जाता है, मान लिया कि कांटेक्ट करने से पहले, टच करने से पहले इसके ऊपर क्या था, क्या चार्ज था, तो कांटेक्ट के बाद दोनों के ऊपर जो इस वाला चार्ज था वो क्या हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पहले जो क्यू चार्ज था वो अब इन दोनों में Q/2 और Q/2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस तरह से कंडक्शन से हम चार्ज करें, बिल्कुल सीधा मेथड है। इसके बाद थर्ड मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन जो मेथड है बेटा वो है विदाउट एक्चुअल कॉन्टेक्ट। इस मेथड में कॉन्टेक्ट नहीं होता एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट से, तो इसको आप समझ लीजिएगा। देखते हैं, मान लिया कि ये कोई अनचार्ज ऑब्जेक्ट है, अनचार्ज है इसका मतलब इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है और उतने ही इसके अंदर कहीं कहीं नेगेटिव चार्ज है। अब इसके पास, इसको एक इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है, मतलब इसके चार्ज जो है अर्थ में से नहीं जा सकते। अब इसके पास एक चार्ज ऑब्जेक्ट, दूसरा चार्ज ऑब्जेक्ट हम लेके आते हैं। जब इसको इसके पास लेके आ जाता है तो हमने पढ़ा है, चार्ज की प्रॉपर्टी है कि लाइक चार्ज इज ऑलवेज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज इज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसके अगले स्टेप में क्या होगा बेटा, जब ये इसके पास आएगा, टच नहीं करना है बेटा, दूर से ही इसको पास लेके आना है, बस टच नहीं करना। तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इसके जितने भी पॉजिटिव चार्ज थे वो इससे रिपेल होकर इसके दूसरी साइड में चले जाएंगे और जितने नेगेटिव चार्ज थे वो सारे पॉजिटिव की साइड में अरेंज हो जाएंगे। अब इसके नेक्स्ट जो स्टेप है उसके अंदर हम क्या करते हैं, ये जो पॉजिटिव चार्ज हैं, ये जो पॉजिटिव चार्ज हैं, इनको हम क्या करेंगे, इन पॉजिटिव चार्ज की हम क्या कर देंगे, अर्थिंग कर देंगे। क्या कर देंगे, अर्थिंग। अब यहाँ डेफिनेशन बनती है बेटा, 2019 एग्जाम में आई हुई थी, द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग चार्जेज विद अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। तो अर्थिंग की क्या डेफिनेशन हो गई, आप अच्छे से याद कर लेंगे। द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग चार्जेज विद अर्थ, ये चार्ज को अर्थ के साथ शेयर करने की जो प्रोसेस है या जो अर्थ में ट्रांसफर करने की प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, अर्थिंग हो जाएगी। अब अर्थिंग के कारण ये सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज अर्थ के कारण क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में जब इसको यहाँ से रिमूव कर लेंगे तो इस बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा। इस तरह से ये बॉडी क्या हो जाएगी, विदाउट एक्चुअल कॉन्टेक्ट के लास्ट जो स्टेप है उसके अंदर हमें अनचार्ज बॉडी क्या मिलेगी, चार्ज मिलेगी। ये था हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब इसके बाद बेटा जो आपको ध्यान देने की बात है वो ये है कि अब जैसा कि आप सब जानते हैं स्कूल आपके नहीं लग पा रहे और आप +2 क्लास में हैं, इस समय का, इस टाइम का आप अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए
अच्छे से जो चीज़ भी नहीं आती है वो समझने की कोशिश कीजिए, पूछिए। आपके टीचर्स आपकी हेल्प के लिए तैयार हैं और उम्मीद है कि अच्छे से आप पढ़ेंगे, जो नहीं आता उसको पूछेंगे। और साथ में बेटा आपके पास पीडीएफ भेजी जा रही है इन सब की, ये जो मैं समझा रहा हूँ, जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसकी पीडीएफ आपके पास आ रही है। साथ साथ उसके साथ में ही आपके पास क्वेश्चन भी भेजे जा रहे हैं कि इस टॉपिक के ऊपर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम से आ जाता है, एग्जाम में आता है, तो आप उन क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं होता है तो उसको पूछ लीजिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए बेटा। और यही दोबारा से कहूँगा कि जो चीज़ समझ नहीं आती उसको पूछिए, अच्छे से अपनी पहले वीडियोस देखिए, फिर पीडीएफ स्टडी कीजिए और फिर जो कॉन्सेप्ट रहता है उसको क्लियर कीजिए।